गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जीन बोर्डिंग। ये भी एक वेस्टर्न फिलोसफर से ही रिलेटेड है, क्योंकि बीए सेकेंड ईयर में जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो चैप्टर आता है हमें जीन बोर्डिंग का आता है। और हर एक फिलोसफर के अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। जैसे हर एक लेक्चर में मैं एक इम्पोर्टेंस टॉपिक ज़रूर बताती हूँ किसी भी फिलोसफर के बारे में, क्योंकि जब हम होब्स लॉक रूसो पढ़ते हैं, मैंने कई बार बताया है, उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बहुत फेमस है इन तीनों की। उन्होंने ह्यूमन बिहेव को लेकर अलग अलग तरीके से अपने ओपिनियन दी हैं। स्टेट को लेकर ओपिनियन दी हैं, कैसे ह्यूमन पहले थे, यानी कि जो ह्यूमन सर्कल था वो पहले आया, फिर स्टेट पहले आया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हर एक फिलोसफर की अपनी एक विशेषता होती है, अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है कि हर फिलोसफर अपनी एक थ्योरी के लिए फेमस होता है। ऐसे जीन बोर्डिन को हम संप्रभुता यानी कि सोवर्जिनिटी के लिए पढ़ते हैं, कि उन्होंने सोवर्जिनिटी को लेकर अपने खुद के जो सेल्फ ओपिनियन होते हैं, जो खुद के जो उनके थॉट होते हैं, वो उन्होंने कैसे दिए। इसी तरीके से आज हम इस जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, प्रॉपर रूप से जब भी हम जीन बोर्डिन की बात करते हैं या किसी भी ऐसे पर्टिकुलर फिलोसफर की बात करते हैं, तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो भी फिलोसफर है हमारे सामने, उसकी क्या कृति है, उसकी क्या राइटिंग्स है, और स्पेशली उसने किस थॉट को, मतलब उसके ओपिनियन या किसी भी ऐसे थ्योरी को किसको बेस बना करके अपनी सारी बातें एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले इसकी बायोग्राफी। तो बोंदा का जन्म, देखिए हिंदी में इसको हम जो प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं वो बोंदा करते हैं, और इंग्लिश का बोर्डिन होता है। दोनों का अलग अलग होता है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन तरीका तो हम इसको जीन बोर्डिन बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको बोंदा लिखते हैं, हम बोंदा अगर हिंदी की बात करते हैं। तो यहाँ पे बोंदा का जन्म 1503 में, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जैसे वो हिंदी मीडियम से हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं अगर उसने जीन बोर्डिन देख लिया, क्योंकि हिंदी वाले सोचते हैं कि हमने तो बोंदा पढ़ा था, ये बोर्डिन क्या है। बोर्डिन नहीं, हमने बोंदा पढ़ा था। तो इसीलिए थोड़ा ये भी है कि पेपर दोनों ही लैंग्वेज में आता है, तो अगर मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज होता है हिंदी और इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन को लेकर के, तो हिंदी में उसको बोंदा बोलते हैं और इंग्लिश में उसको बोर्डिन बोलते हैं। तो बोंदा का जन्म 1530 में फ्रांस में एक नगर एंजर्स में हुआ था। उसे टॉल्यूज यूनिवर्सिटी में शिक्षण प्राप्त किया उसने। एक वहाँ पे टॉल्यूज यूनिवर्सिटी है फ्रांस में, वहाँ पे उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, और कुछ समय तक यहीं पर न्यायशास्त्र की व्याख्याता के रूप में कार्य करा। न्यायशास्त्र का मतलब क्या होता है, जो लॉ से रिलेटेड जो भी स्टडी होती है, जो रिसर्च था उनको वहाँ पे कंप्लीट किया उन्होंने। उसके बाद उसने वकील का भी काम किया, एडवोकेट, लॉयर, बैरिस्टर, नाम एक ही इनके, वहाँ पे काम किया। उसने फ्रांस में पार्लियामेंट स्टेट्स जनरल के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। यानी कि इसकी जो ख्याति थी स्टार्टिंग में, कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी इसकी, इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट था कि वकील का भी काम किया। उसके साथ साथ में फ्रांस की जो पार्लियामेंट्री स्टेट्स, जिसका नाम होता है पार्लियामेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब चाहे आप बीए के लेवल पे भी इसको याद रखो, या फिर नॉर्मल एक बेसिक नॉलेज के हिसाब से आप उसको याद रख लो कि फ्रांस की पार्लियामेंट का क्या नाम है, क्योंकि ये एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, और ये बेसिकली किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि फ्रांस की पार्लियामेंट का क्या नाम है। तो यहाँ पे फ्रांस की पार्लियामेंट का नाम है स्टेट्स। तो स्टेट्स जनरल के सदस्य के रूप में उन्होंने वहाँ पे काम किया। उसने, देखिए, ये छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है आपकी इसी तरीके से निकलती है। जैसे यहाँ पे फ्रांस की पार्लियामेंट का नाम आपको पता लगा, इसको आपने हाईलाइट कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब भी हम कुछ ऐसी चीज़ पढ़ते हैं और हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हर एक उस स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टडी करता है, जो बेसिकली अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करना चाहता है, तो ऐसी चीज़ों को हम हाईलाइट करते हैं। आगे इसमें उसने राजनीति शास्त्र के साथ साथ अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, धर्म, इतिहास आदि का अध्ययन किया। देखिए, हर लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि जितने भी फिलोसफर होते हैं वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को नहीं फोकस करते, अपना एक सब्जेक्ट्स तो वैसे रखते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही वो जैसे इकोनॉमी हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया आपका, डिप्लोमेटिक जो डिप्लोमोजी जो होता है, डिप्लोमेटिक नीति शास्त्र, एथिक्स जो हो गया, रिलीजन से रिलेटेड, बहुत सारे राइटिंग से रिलेटेड, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, बहुत गहन अध्ययन करते हैं। क्योंकि इन सब स्टडी से उन्हें जो उनकी नॉलेज होती है वो इंक्रीज़ होती है, उससे उन्हें अपने थॉट, अपने ओपिनियन, इनको एक्सप्रेस करने में काफ़ी मदद मिलती है।
तो इनका कोई एक काम नहीं है कि इन्होंने सिर्फ इसका मतलब पॉलिटिकल साइंस या फिर राजनीतिक शास्त्र में कुछ स्टडी किया, डीपली स्टडी किया, राइटिंग्स लिख दी, बहुत सारे बुक पब्लिश करा दी, तो वो यही तक कि सेटिस्फाई। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके में वो स्टडी करते हैं, अपनी राइटिंग्स उससे रिलेटेड रखते हैं और क्रिटिसाइज भी करते हैं। फिर इसके बाद है उसने अपने अध्ययन में सैद्धांतिक विधियों का उपयोग किया, यानी कि प्रॉपर रूप से उसने अपने स्टडी में थियोरेटिकल जो बेस है उसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। उसने प्रैक्टिकली बेस बहुत कम यूज़ किया, थियोरेटिकल बहुत यूज़ किया, क्योंकि प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों में डिफरेंस होता है। थियोरेटिकल जो हम सिर्फ बात लिखते हैं या लिखी हुई बात कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्या होता है, जो चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, जो चीज़ हम खुद से प्रैक्टिस करके उस चीज़ को एक्सपीरियंस लेते हैं, उस चीज़ को फील करते हैं। तो इन्होंने उनकी पूरी की पूरी जो स्टडी जो बेस था, जो उनका टॉपिक था, कुछ भी हो, उन्होंने पूरी तरीके से सैद्धांतिक विधि यानी कि थ्योरेटिकल जो विधि होती है, थ्योरेटिकल जो आइडियोलॉजी होती है, उसके आधार पर किया। नेक्स्ट यहाँ पर इनकी बुक्स के बारे में अगर मैं बताऊँ को, तो यहाँ पे एक ही बुक्स इनकी फेमस है, 6 लीवर्स डेला रिपब्लिका, एक स्पेनिश लैंग्वेज में लिखी हुई। और भी बहुत सारी इन्होंने बुक्स लिखी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो उनकी एक ही बुक्स है, 6 लीवर्स के नाम से है। नेक्स्ट है इसकी सोवर्जिनिटी थॉट ऑफ जीन बोधिन। अब जीन बोधिन यानी कि जीन बोधा का जो सोवर्जिनिटी थॉट था वो क्या था, तो यहाँ पे बोर्डिन के विचारों के अनुसार संप्रभुता हर राज्य के लिए आवश्यक बताता है, बेसिकली होती है। पूरे यूनिवर्स में जितने भी स्टेट है सभी के लिए सोवर्जिनिटी जरूरी है, क्योंकि उसको इंटरनल और एक्सटर्नल रूप से उसको प्रोटेक्ट करती है सोवर्जिनिटी। अगर सोवर्जिनिटी नहीं होगी तो वो स्टेट प्रॉब्लम में आ सकता है और अदर स्टेट उस पर मतलब डोमिनेट कर सकते हैं, उस पर वहाँ पे अपने बेस कैंप बना सकते हैं, अपनी मर्जी से उनमें इंटरफेयर कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है हर राज्य के लिए। तो संप्रभुता के बिना, यहाँ पे BN लिखा है तो मिस्टेक्स हो गई, यानी कि इसका मतलब बिना, संप्रभुता के बिना कोई राज्य अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकता है। बोर्डिन की ही शब्दों में यानी कि बोंदा के ही शब्दों में, संप्रभुता का सबसे बड़ा विशेषाधिकार जिसको प्रिविलेज बोलते हैं। देखिए विशेष एक होता है आपका अधिकार, एक होता है विशेषाधिकार। विशेषाधिकार का मीन्स होता है प्रिविलेज, यानी कि एक ऐसा पर्टिकुलर राइट्स जो केवल पोस्ट के अकॉर्डिंग या किसी एक ही इंसान को या किसी एक ही तरीके से किसी पर्टिकुलर स्टेट को दिया जाता है, हर एक को वो नहीं दिया जाता। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, जैसे IAS के पास जो IAS ऑफिसर्स होते हैं उनके पास कुछ प्रिविलेज होते हैं जो सभी के पास नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसे राइट्स जो सबसे बिल्कुल अलग होते हैं, सबसे अलग होकर उसको स्पेशल बनाते हैं, तो उनको प्रिविलेज बोला जाता है और वो हर एक को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे संप्रभुता का सबसे बड़ा विशेषाधिकार तो इस बात से है कि यह न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि समस्त जनता के लिए कानून प्रदान करती है। तो इसका एक स्पेशल यहाँ पे प्रिविलेज इसको दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ सोवर्जिनिटी। देखिए यहाँ पे जितनी भी बातें हम करेंगे वो अकॉर्डिंग टू बोर्डिन की करेंगे। उन्होंने क्या फीचर्स बताया सोवर्जिनिटी की, संप्रभुता एक सर्वशक्ति है, बिल्कुल सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट पावर उन्होंने बताई है। परपेचुअल पावर होती है, यानी कि ये बदलती नहीं है, एक स्थायी रहती है, ये कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसमें कि वो बदल जाए। फिर इसके बाद संप्रभुता वैधानिक है, अनसर्टेन बाय लॉज, यानी कि जो संप्रभुता है वो वैधानिक है, लीगल वाइज है, कुछ भी इलीगल नहीं है। हर तरीके का जो यहाँ पे रूल रेगुलेशन जो भी यहाँ पे बनाए जाते हैं वो वैधानिक रूप से बनाए जाते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ सोवर्जिनिटी। अकॉर्डिंग टू बोर्डिन उन्होंने यहाँ पे संप्रभुता की कुछ मर्यादाएं और सीमाएं भी बताई। जैसे प्राकृतिक विधि, कुछ नेचुरल लॉ होते हैं जिन्हें हमें मानना होता है। जैसे उसमें कुछ नेचुरल लॉ ऐसे भी होते हैं कि प्रकृति के अनुसार हमें जीने का अधिकार है, लेकिन हमें खुद से, लेकिन कुछ लॉ ऐसे बनाए जाते हैं कि वहाँ आपको जहाँ आपके प्राणों का आघात पहुँचता हो, जहाँ ये डर हो कि आपकी जान जा सकती है, वहाँ के लॉ से वहाँ के लॉ मतलब ऐसे क्रिएट किए जाते हैं ताकि आपको मरने से बचाया जा सके। क्योंकि राज्य आज भी और पहले भी सिर्फ आपको जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार अभी तक कहीं पर भी किसी को नहीं किया कि इच्छा मृत्यु है, वो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी इच्छा से नहीं मर सकते, इसलिए सुसाइड का केस होता है इलीगल। सुसाइड जो करता है इसीलिए पुलिस केस बनता है, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक जो विधि है, जो नेचुरल लॉ है, वो आपको जीने का अधिकार देता है, ना कि मरने का। दूसरा संवैधानिक कानून कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, राष्ट्रों के कानून, नागरिकों को संपत्ति का अधिकार, राइट्स टू प्रॉपर्टी। तो सारी की सारी क्या है, लिमिटेशन ऑफ सोवर्जिनिटी है कि एक संप्रभुता की लिमिट है कि इनसे वो अपने आप को कवर करके रखता है। तो यहाँ पे प्रॉपर रूप से हमने आज जो डिस्कस किया वो सोवर्जिनिटी थी,
संप्रभुता थी जो अकॉर्डिंग टू बॉडिन, क्योंकि हर फिलोसफर का और मतलब कोई भी ऐसी थ्योरी जब हम पढ़ते हैं हर फिलोसफर के ओपिनियन के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, क्योंकि सोवर्जिनिटी को जब हम कॉन्स्टिट्यूशंस के बेस पर पढ़ते हैं तो उसका एक जो फीचर्स है, उसका जो एरिया है वो बिल्कुल अलग है, और जब हम किसी फिलोसफर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं वो अलग होता है। तो थैंक यू।